चाइना, अमित शाह चाइना। बंगाल की चुनावी रणभूमि में अब वादों, नारों, दावों के बाद में एक्शन मोड की बारी है। हर किसी को इंतजार था आज सियासत के सुपर संडे का। सुपर संडे जिस दिन मैनिफेस्टो रिलीज होने वाला था, लेकिन पश्चिम बंगाल में मैनिफेस्टो टल गया है। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है आपको बताएंगे और दिखाएंगे। खड़गपुर में अगर अमित शाह आज हैं तो अमित शाह क्या बड़ी बातें बोलेंगे, ममता बनर्जी पर किस तरह से वार करेंगे। आज दोपहर 1 बजे व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करना शुरू कर देंगी ममता बनर्जी और उसके बाद कल से जनसभाएं भी शुरू कर देंगी। क्या सहानुभूति की लहर ममता बनर्जी को वोट दिलाएगा या फिर नहीं, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच में चूंकि किसानों की जो लड़ाई है पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है और किसान कल नंदीग्राम में थे, आज कहते हैं कि सिंगूर में रहेंगे। सिंगूर की महापंचायत से आखिरकार किसके साथ होगा खेला, कौन करेगा खेला और कौन बनेगा खिलाड़ी। पहली बड़ी खबर, बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। टीएमसी ने टाल दिया है घोषणा पत्र जारी करने का प्लान। आज केवल ममता बनर्जी की पदयात्रा है। व्हील चेयर पर पदयात्रा में शामिल होंगी ममता बनर्जी। कोलकाता में दोपहर 1 बजे ममता की पदयात्रा है। पैर में चोट लगने के बाद ममता की आज पहली रैली है। आज की बड़ी खबर, आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज की टॉप स्टोरी कि मैनिफेस्टो टल गया है टीएमसी का, लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या है हम आपको आगे बताएंगे। इनसाइड स्टोरी। अब सवाल यह है कि अगर चुनावी घोषणा पत्र टला है, इसके पीछे भी कोई खेला है क्या? अगर खेला है तो खेला के पीछे की कहानी क्या है? क्या अमित शाह का आज चुनावी दौरा था, उससे पहले यह लगने लगा टीएमसी को कि यह पॉलिटिकल टाइमिंग ठीक नहीं होगी, हम जारी करेंगे घोषणा पत्र, और ऐसे में ठीक उसी वक्त में अगर गृहमंत्री अमित शाह खड़गपुर में रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि टीवी पर सारी सुर्खियां भारतीय जनता पार्टी बटोर ले जाए। और यही एक वजह है कि आज रविवार के दिन को टाल दिया गया। अगर टाला गया तो इसके पीछे आखिर का दिमाग किसका चला? क्या ममता बनर्जी का चला या फिर प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी, सौगत रॉय या फिर कोई और? क्या है टीएमसी का नया खेला, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ममता की अगली चाल क्या होगी? व्हील चेयर से कितना कमाल होगा? मां माटी मानुष की जो लड़ाई है, मैनिफेस्टो की बारी क्यों नहीं आई, यह सबसे बड़ा सवाल है। ममता का मैनिफेस्टो कब आएगा? जीत का मंत्र क्या मिलेगा? बंगाल में दीदी, क्या अमित शाह की भी नीति चलेगी या फिर नहीं? लेकिन नंदीग्राम के बाद जब सिंगूर में किसान होंगे, राकेश टिकैत जब एक बार फिर से खम ठोकेंगे, भले ही राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने की अपील हम करेंगे, लेकिन हम किसी भी पार्टी के लिए यहां काम करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन चाहे अनचाहे या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से क्या ये माना जाए, ममता बनर्जी की पिच पर सियासी बैटिंग करने में राकेश टिकैत और जितने भी किसान नेता हैं वो लगे हुए हैं। अगली बड़ी खबर, बंगाल चुनाव के लिए आज बीजेपी की सेकंड लिस्ट जारी होगी। 75 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है पार्टी। दोपहर 2 से 3 बजे तक ऐलान होगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम संभव हैं, क्योंकि जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है, देर रात तक मंथन किया गया है। और इसी खबर के साथ आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं अमित शाह। आज खड़गपुर में गृह मंत्री अमित शाह बड़ा रोड शो करने वाले हैं। 15 मार्च को बंगाल में अमित शाह की 2 रैलियां हैं। सीधे कर चलते हैं पियाली के पास में, कोलकाता से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं पियाली। 2 चीजें हैं, आज किसान महापंचायत का कार्यक्रम क्या है और टीएमसी का मैनिफेस्टो टला क्यों, अंदर की खबर क्या है? देखिए, आप जो बोल रहे थे कि मैनिफेस्टो टाला गया है, इसके कारण है आज हाई वोल्टेज रविवार है, हाई वोल्टेज संडे में उधर दिल्ली से बीजेपी का लिस्ट निकालने वाला है। अमित शाह जी आज खड़गपुर में है, शायद इसलिए ही टाला गया है टीएमसी का मैनिफेस्टो। और टीएमसी का भी आज नंदीग्राम दिवस है, 2-3 प्रोग्राम है। एक तो रैली है। सिंगूर में किसान क्या करने वाले हैं पियाली? पार्डन? सिंगूर में आज किसान क्या करने वाले हैं? सिंगूर में जो किसान जो करने वाला है उनका रैली है। उधर जो सिंगूर का जो कैंडिडेट है बेचाराम मान्ना, उन्होंने आज एक किसान रैली का न्योता दिया है, उसमें किसान शामिल होंगे। ठीक है पियाली, दोबारा आपके साथ में हम जुड़ते हैं। लेकिन पिछले 15 दिन में, चूंकि आज एक बार फिर से वो रविवार है जब गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी लगभग अपने चुनावी बयान में आमने सामने होंगे। लेकिन अगर आमने सामने रहेंगे तो क्या बोलने वाले हैं, एक बार सुनते हैं हम। पिछले 15 दिन में गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी ने एक दूसरे पर क्या क्या वार किए हैं। 25 फरवरी, 28 फरवरी, 9 मार्च, इन तारीखों में तीनों ने क्या क्या बोला है, अमित शाह ने क्या बोला है और ममता बनर्जी ने किस तरह का वार किया है, एक एक करके सुनिए। বড় বড় কথা শুনে পোষায় না,
কথায় কথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, ধান্দাবাজ, তোলাবাজ। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তুলে তাকে বলে তোলাবাজ। আর যারা কোটি কোটি টাকা তুলে তাদের কি বলে? এপ্রিলে 6-এর মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালার ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন? খেলা হবে 8টা ফেজে। আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। কারণ 11 শিব চতুর্দশী আছে, আমি একটু পুজো দিয়ে তারপরে এখান থেকে কলকাতা রওনা হব। কারণ ওই দিন শিব চতুর্দশীর দিন আমাদের ম্যানিফেস্টো প্রচার আছে, ম্যানিফেস্টোটা আমাদের ওই দিন বেরোবে। চণ্ডীপাঠ করে তবে কিন্তু বাড়ির থেকে বেরোয়, এটা মনে রাখবেন। বললেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে। एक ऐसे वक्त में जबकि 13 दिन के बाद पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में कौन कहां पर आकर के खड़ा है? गृह मंत्री अमित शाह अगर खड़गपुर में खम ठोकेंगे तो ममता बनर्जी पर कितने वार करेंगे? इससे पहले कट मनी के तौर पर, सिंडिकेट के तौर पर, और ममता बनर्जी को बल्कि दीदी नहीं, ये एक ही शख्स की बुआ है, इस तरह के न जाने कितने वार झेलने पड़े हैं। लेकिन आज जब व्हील चेयर पर ममता बनर्जी आएंगी तो फिर इसके जरिए क्या नई पटकथा राजनीति की लिखी जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। और किसान किसका खेल बनाएगा, किसका खेल बिगाड़ेगा, और ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। डिबेट को ओपन कर देते हैं हम। गुलरेज शेख, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनिर्बान बैनर्जी टीएमसी के नेता, सुनीत चोपड़ा सीपीआईएम के नेता, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और वरिष्ठ पत्रकार विवेक अवस्थी भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। पहला सवाल अनिर्बान आपसे है, टीएमसी का चुनावी घोषणा पत्र क्यों टला? इससे पहले टला था जब ममता घायल हुई थी, लेकिन एक बार फिर से क्यों टल गया? कई लोग ये कह रहे हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, टीएमसी डर गई। जी, अमित शाह जी तो डेली पैसेंजर की तरह हर रोज आते रहते हैं, उससे तो कोई चींटी भी नहीं डरेगा, तो वो बात नहीं है। लेकिन अपनी अंदरूनी पार्टी का डिसीजन है। ममता बनर्जी, उनका जो चोट लगा है, बहुत बार डेली पैसेंजर अपनी recover जमीन भी जमा लिया करना करते हैं है। अनिर्बान भाई, डेली पैसेंजर बहुत बार जमीन जमा लिया करते हैं, अपने आप को टिका लिया करते हैं। नहीं, वो तो बाहर ही है, वो जमीन यहाँ टिका नहीं पाएंगे। क्या भारत के वो नहीं बाहर है? से आते जाते रहेंगे। क्या भारत के नहीं है? होंगे, लेकिन बाहर ही है। उनको बांग्ला की संस्कृति के बारे में जो पता है, वो कैसा पता है, वो आपको पता भी है। मैं अगर बंगाल का नहीं हूं, मैं यूपी का रहने हैं। वाला हूं अनिर्बान भाई, अगर मैं आना चाहूंगा तो क्या रोक देंगे क्या आप? मैं भी आपके लिए बाहरी नहीं, होऊंगा नहीं, क्या? किसी को कोई आप रोक आइए ना नहीं मेरे रहा है, यूपी में, सभी आ रहे हैं। आप आइए ना मेरे लेकिन भारत हाँ, में। जाएंगे ना, बहुत बार जा चुके हैं, फिर जाएंगे, वो भी आएंगे, वो बात नहीं है। लेकिन अगर राजनीति की बात करेंगे तो वो जैसे बांग्ला को दखल करने की बात करते हैं, यहाँ से 2 करोड़ बांगालियों को भगा देने की बात करते हैं। बांगालियों को वो क्या वीपो का कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं वो, मतलब मैनिफेस्टो क्यों वो टला थोड़ा आपने बताया नहीं। insect कहता है। मैनिफेस्टो नहीं, मैंने अंतिम आपको समय बता पर रहा क्यों था, टला? आपने अमित शाह के बारे में पूछा जी, अंतिम समय के बात नहीं है। मैंने कहा कि सीएम बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई थी, तो उसके बाद मैनिफेस्टो अगर ठीक तरह से पब्लिश करना है तो सारे लीडर्स को वहां रहना है, और सुप्रीमो को भी वहां रहना है। तो उनको अगर पूरी उनकी हेल्थ ठीक जब हो जाएगी, उसके बाद ही मैनिफेस्टो का काम और बाकी जो काम वो सब होगा। ठीक है, एक बार गुलरेज जी के पास में चलते हैं। गुलरेज शेख जी, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ममता बनर्जी आज से व्हील चेयर पर हैं और कहते हैं कि जब ममता बनर्जी सड़क पर आ जाती हैं, पदयात्रा करती हैं या व्हील चेयर पर होती हैं, अपने सिग्नेचर स्टाइल में कुछ भी बोला करती हैं, टीएमसी के लिए काम कर जाता है। और सिंपैथी वोट तो पश्चिम बंगाल क्या पूरे भारत में ही काम कर जाया करता है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी बड़े दिल वाले होते हैं और दिल से सोचा करते हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी का व्हील चेयर पर आना क्या गृह मंत्री के आज के दौरे को परेशान करने वाला है? पहला सवाल। और अगला ये कि कल नंदीग्राम में थे किसान, आज रहेंगे सिंगूर में किसान। किसानों ने जिस तरह की व्यूह रचना की है, इससे भारतीय जनता पार्टी के माथे पर कितनी शिकन है? देखिए राशिद भाई, जहां तक ममता बनर्जी की बात है, और कुछ देर पहले आपने कहा कि जब ममता बनर्जी सड़क पर आ जाती हैं
तो वास्तव में ममता बनर्जी जी जो है वो सड़क पर ही आने वाली हैं, बिल्कुल सड़क पर राजनीतिक रूप से आने वाली हैं। और अब मुख्यमंत्री उनको बंगाल नहीं देखना चाहता है, बंगाल चाहता है कि वो सड़क पर संघर्ष करे, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम नहीं किया, बंगाल को कंगाल करने में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। अब जहां तक विषय आता है कि इन्होंने क्यों अपने मैनिफेस्टो को पोस्टपोन किया, हालांकि ये इनका इंटरनल मामला है, खुद का मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि यदि इनका मैनिफेस्टो जारी हो जाता और चूंकि गृह मंत्री अमित शाह जी खुद जो कि हर चीज के ऊपर पैनी नजर रखते हैं, वे बंगाल में थे, तो आपके जैसे सीनियर जर्नलिस्ट हो सकता है कि मैनिफेस्टो के विषय में पूछते अमित शाह जी से, और अमित शाह जी उसका पूरा के पूरा पोस्टमार्टम कर देते। किसान पर आपने नहीं बोला, राकेश टिकैत पर आप नहीं बोल रहे हैं कि किसानों ने कितना परेशान किया है, नंदीग्राम से लेकर के सिंगूर तक अब किसान नजर आ रहा है। मैं एक एक करके सभी सवालों पर आ रहा हूँ आपके। तो जिस दिन जारी होता उसी दिन यदि उसका पोस्टमार्टम हो जाता और अर्थी निकल जाती तो फिर इनके लिए शायद अच्छा नहीं होता, इसलिए वो खा के पी के क्या नाम है उनका, उन्होंने पोस्टपोन किया होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि जहां तक राकेश टिकैत जी की बात है, आप ये देखिए ना कि आप दिल्ली से सटे हुए नोएडा में रहते हैं, आप नोएडा से इनकी बॉर्डर पर जाके देखें जहां पर ये चक्का जाम करके बैठे थे, वहां पर बंगाल का कितना किसान है, बंगाल का कौन दिख रहा है आपको? कोई नहीं है बंगाल का। तो वहां जाकर भी क्या इनकी अपील डॉक्टर गुलरेज समझ सकते हैं। डॉक्टर गुलरेज, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। विवेक जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कर लेना चाहता हूं मैं। जब व्हील चेयर पर आएंगी ममता बनर्जी तो टीएमसी के ये कितना काम आएगा? टीएमसी के लिए वोट बटोरेगा, बांटेगा, काटेगा, क्या करने वाला है अगर व्हील चेयर पर ममता आज दिखेंगी तब? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स जो है राशिद भाई, ये ऑप्टिक्स का खेल है। करेक्ट। आज की तारीख में मीडिया ग्लेयर का खेल है। अगर ममता बनर्जी वाकई आज के दिन बंगाल की सड़कों पर व्हीलचेयर पर दिखती हैं तो इसका जरूर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक फायर ब्रांड लीडर हैं। अगर वो इस तरह से व्हीलचेयर पे निकलती हैं तो इससे आज की तारीख में तो कम से कम टीएमसी को फायदा होगा। उसको सस्टेन टीएमसी कितना कर पाती है, कितना नहीं कर पाती है, ये बहुत आने वाले दिनों के लिए इसको देखना पड़ेगा। लेकिन आज तत्काल फौरी तौर पर तो टीएमसी को फायदा हो रहा है। बहुत अच्छे शब्दों के साथ में कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें विवेक अवस्थी जी ने की है। सुनीत चोपड़ा जी, मुझे लेना है ब्रेक, लेकिन उससे पहले विवेक अवस्थी जी ने यह बताया है अभी कि ऑप्टिक्स का फायदा जो होता है ना, पॉलिटिक्स में आज की तारीख में ऑप्टिक्स और मीडिया ग्लेयर का फायदा हो जाता है, लेकिन इसी ऑप्टिक्स और मीडिया ग्लेयर से आप लोग इतने दूर क्यों हैं? हम लोग दूर आंदोलन अब बंगाल में पहुंचा है जी। किसान आंदोलन अब बड़ी मजबूती से लोगों को सच्चाई बताएगा। और दूसरी चीज है, सच्चाई बताएगा, लेकिन क्या लेफ्ट कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के काम आएगा? एक मिनट, तिकोनिया लड़ाई हो चुकी है और ये तिकोनिया लड़ाई ही रहेगी। अब आप समझ लीजिए, इसके अलावा एक और चीज होगी। आपने कल देखा है कि किस तरह से वाजपेयी जी के फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर सिन्हा आ चुके हैं। ये ममता बनर्जी का इफेक्ट है, और मेरा ये कहना है कि ये इफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे और बीजेपी को मुश्किल हो जाएगी। सुनील चोपड़ा जी, सुनील जी, हाँ बिल्कुल यही। चोपड़ा जी, आप कम्युनिस्ट की बात नहीं कर रहे। आपकी जो वहां पर बनर्जी, मिस बनर्जी, इनका इनिशियल भी कोई नहीं जानता। मैं भी यही जानना चाह रहा था कि सुनील चोपड़ा जी लेफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। सुनील चोपड़ा जी की जबान पर ज्योति बसु नहीं है, बुद्धा बाबू नहीं है, सीताराम येचुरी नहीं है, प्रकाश करात नहीं है, वृंदा करात नहीं है, लेफ्ट की आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन सुनील चोपड़ा जी की जबान पर अगर कोई नाम है तो वो यशवंत सिन्हा का नाम है। संजीव कौशिक कुछ कहना चाहते हैं। संजीव जी, आप अपनी बात कहेंगे? बिल्कुल आप कहेंगे, क्योंकि आपसे एक बहुत मास्टर स्ट्रोक सवाल मैं आपके लिए लेकर के बैठा हुआ हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के बैठा हूं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। क्या ऑप्टिक्स वाला खेला होबे, जैसा कि विवेक जी ने कहा है, यशवंत सिन्हा, मार्गदर्शक मंडल वाले लोग क्या वाकई में टीएमसी के काम आएंगे? हालांकि पॉलिटिक्स में बहुत बार यह कहा जाता है कि कुछ ऐसे कारतूस होते हैं जिन्हें वक्त रहते चला लिया जाता है, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने चला लिया है। तो क्या ये लोग वाकई में काम आएंगे? ममता बनर्जी व्हील चेयर पर होंगी, गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में होंगे। बड़ा चुनावी रण है, बंगाल का चुनावी रण है, ममता का प्रण है, मैनिफेस्टो टल गया है, किसानों ने डेरा जमा लिया है।
किसका होगा खेला, किसके साथ होगा खेला, खेला कौन, खिलाड़ी कौन, एक ब्रेक के बाद। तो मैं थोड़ी देर पहले आपको यह बता रहा था कि ममता बनर्जी का मैनिफेस्टो टला है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में हैं और किसानों ने कल नंदीग्राम में मोर्चा संभाला था, आज सिंगूर में भी खम ठोकेंगे। लेकिन मैनिफेस्टो टलने के पीछे असल में मकसद क्या हो सकता है? क्या कोई नया खेला होवे, कोई नया खेला होने वाला है? क्या ममता बनर्जी को यह लगने लगा है कि सहानुभूति की लहर पहले और भी बटोर लिया जाए, उसके बाद चुनावी वादे बताए जाएं? व्हीलचेयर पर जब ममता बनर्जी आज होंगी, क्या ये सोच है कि 2-3 दिन व्हीलचेयर पर पहले पूरी दुनिया को, जैसा कि कहते हैं ना कि ऑप्टिकल पॉलिटिक्स को दिखा दिया जाए, उसके बाद फिर मैनिफेस्टो रिलीज किया जाए? क्या ममता बनर्जी की नई चाल है, या फिर गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी मैदान में है, क्या उनका डर है, इस वजह से रणनीति बदली गई है? क्या दीदी डर गई हैं, या कोई बड़ा ऐलान भी स्पीच करने वाली हैं, और क्या नया खेला होने वाला है? हम इसके पीछे की कहानी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैनिफेस्टो टला है तो फिर किसका दिमाग चला है? क्योंकि टीएमसी के पीछे दिमाग चलता है ममता बनर्जी का, उसके बाद फिर दिमाग चलता है प्रशांत किशोर का, अभिषेक बैनर्जी का, डेरेक ओब्रायन का और सौगत रॉय का। ये वो 5 नाम हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि मैनिफेस्टो के पीछे इन्हीं का दिमाग चल रहा है। संजीव कौशिक जी के पास में चलते हैं। संजीव जी, टीएमसी के पीछे जितने दिमाग चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं? दिमाग इसमें ममता बनर्जी का है, डेरेक ओब्रायन का है, अभिषेक बैनर्जी का है, प्रशांत किशोर का है और सौगत रॉय जैसे नेताओं का है। राशिद भाई, खेला हो बे बंगाल की जनता देख रही है कि सचमुच में खेला किया जा रहा है। जिस 2 पार्टियों और आमने सामने की लड़ाई को जो बार बार प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है, एक ऐसा वर्ग भी है जो इस खेला से अलग शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख, भय, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, इसके बारे में चर्चा करना चाहता है, और वो चर्चा अभी गौण होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, शुरुआती दौर में ही हमने देखा कि जिस तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद से ही बंगाल अशांत होता हुआ दिखाई देने लगा। बहुत गौर से आप देखेंगे इस चीज को तो आप मार्क कर पाएंगे। और अब आज के वक्त में ममता बनर्जी ने जिस तरह से एक और शह और मात के कदम को आगे बढ़ाया, और जिस तरह से व्हील चेयर पे वो आगे जाएंगे, निश्चित रूप से एक भावनात्मक स्तर से उनको लाभ मिलेगा और प्रभाव होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बंगाल की जनता के साथ फिर एक बार छलावा होगा ये, क्योंकि बंगाल की जनता के सरोकारी मुद्दे जो है वो गौण होते चले जा रहे हैं। इसमें हम केवल ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, इसमें एक पैर टूटने और पैर नहीं टूटने की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता कहाँ खड़ी है? मैं समझता हूँ कि त्रिकोणीय, जिसे हम आमने सामने की लड़ाई कर रहे हैं कह रहे थे, आज के वक्त में ये एक त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा वर्ग जिसके बारे में खास करके कांग्रेस या बाकी उनके जो सहयोगी दल है, उन लोगों की भी एक अच्छा खासा इसमें प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो लोग चूंकि सरोकारी मुद्दों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने वजूद को यहाँ मजबूती के साथ पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लोग वजूद आप कह रहे हैं कि वजूद को अपने सियासी वजूद को बंगाल के साथ, बंगध्वनि के साथ में जोड़ने की कोशिश है, लेकिन कहीं पर मुझे लेफ्ट नजर नहीं आता, कहीं पर मुझे कांग्रेस नजर नहीं आती, राहुल नजर नहीं आए, प्रियंका गांधी नजर नहीं आई, अधीर रंजन चौधरी के अलावा कोई बड़ा कांग्रेसी नेता नजर नहीं आता। राहुल को केरल, तमिलनाडु पसंद है, पश्चिम बंगाल पसंद नहीं होता। और जब हम लेफ्ट के नेता सुनील चोपड़ा से बात करते हैं तो उनकी जबान पर ममता होती है, प्रशांत किशोर होते हैं, उनकी जबान पर यशवंत सिन्हा होते हैं, लेकिन उनकी जबान पर लेफ्ट नहीं होता। इसके पीछे की कहानी क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। बंगाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये कि चोटिल ममता कल से फिर शुरू करेंगी जनसभाएं। कल पुरुलिया में ममता की जनसभा है और 16 मार्च को बांकुड़ा में, 17 मार्च को झारग्राम में रैली करेंगी ममता बनर्जी। और इसलिए कहा जाता है कि ममता के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अगर आज मैनिफेस्टो टला भी है, इसके पीछे की भी कहानी है, क्योंकि ममता को यह पता है कि अगर पश्चिम बंगाल की सरजमी पर किसान भी हैं तो फिर ऐसे में मैनिफेस्टो टालना ही जरूरी है। ममता बनर्जी की पूरी टीम को यह पता है कि ममता बनर्जी घायल हैं, सहानुभूति वोट बटोरना है तो यह भी जरूरी है। लेकिन नजर किन किन पर रखी जाएगी जब भी चुनावी घोषणा पत्र आएगा? अब आप ये भी देखें, मुसलमान, मतुआ, राजवंशी समाज, किसान, महिला, युवा, छात्र, मछुआरे, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, इन सभी के लिए कोई ना कोई घोषणा की जाएगी। लेकिन ममता के मैनिफेस्टो में एक प्लान काम कर रहा है और यह है नंबर वाला प्लान। इसके पीछे का दिमाग है किसका? प्रशांत किशोर का। यह प्लान क्या है अब आप ये देखें। बिहार में नीतीश के 7 निश्चय किसने दिए? प्रशांत किशोर ने। पंजाब में कैप्टन के 9 नुक्ते प्रशांत किशोर ने दिए। आंध्र में जगनमोहन रेड्डी के 9 रतनालू, तमिलनाडु में स्टालिन के 7 वादे
और ममता के 10 वादे भी क्या चुनावी घोषणा पत्र में दिए जाएंगे, और इसी ही कहा जा रहा है ममता के पिटारे में क्या होगा। सभी को इंतजार था, चुनावी मैनिफेस्टो टल गया है, लेकिन चुनावी वादा क्या रहेगा। राशन की मुफ्त डिलीवरी को इंक्लूड किया जाएगा, बिचौलियों का सफाया किस तरह से किया जाए, पीडीएस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, स्वास्थ्य पर फोकस, महिलाओं पर निगाहें, नौकरियों का वादा और पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी का भी वादा किया जाएगा। हर किसी को यही इंतजार है, लेकिन बीच में पश्चिम बंगाल का प्लान भी है। और अगली बड़ी खबर एक बार लेकर के चलते हैं, उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। राकेश टिकैत के बंगाल दौरे का आज है दूसरा दिन। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ किसानों को लामबंद करने में जुटे हैं टिकैत। कोलकाता नंदीग्राम के बाद आज सिंगूर जाएंगे राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने इससे पहले किस तरह से खम ठोका था, सुने एक बार आप। संदेश है कि जो भारत सरकार है उसने देश को लूट लिया, उसको वोट नहीं करना, अपने बंगाल को बचाना। आपके मछली तालाब जाएंगे, 10 साल पुराना इंजन और पंपिंग सेट ट्रैक्टर जाएंगे। अगर कोई वोट मांगने आए उसको कहना कि मेरे एमएसपी कब मिलेगी, मेरी धान की कीमत, आपके धान की कीमत 1850 रुपए वो कब मिलेगी, ये जरूर सा क्वेश्चन कर लेना। और इससे पहले नंदीग्राम में किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अगला टारगेट संसद पर फसल बेचना होगा। बस संयुक्त किसान मोर्चा को 2 दिन में तय करना है। बॉर्डर पर अब भी डटे हैं 3.5 लाख ट्रैक्टर। हमारे पास 25 लाख किसानों का समर्थन है। अगला टारगेट हमारा यह है, संयुक्त मोर्चा को दिन तय करना है, और जब भी दिन तय कर दिया जाएगा उसके बाद 3.5 लाख ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और पूरे दिल्ली की मोर्चाबंदी कर दी जाएगी, घेराबंदी कर दी जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा। क्या मोदी विरोधियों के साथ हैं टिकैत, ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले सुने एक बार राकेश टिकैत ने क्या नई धमकी दी है। ट्रैक्टर कोई किराए के आएंगे, वे ट्रैक्टर भी वही हैं, आदमी भी वही हैं। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, अब की बार पार्लियामेंट पे नई मंडी खुल गई, वहां पूरा एमएसपी पे भाव बिकेगा। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा। क्या राकेश टिकैत मोदी विरोधियों के साथ में है? अब यह भी सवाल पैदा होता है। इसी का जवाब जानने के लिए इंफोग्राफिक स्टूडियो में हम चलते हैं। ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं प्रियंका गांधी। उनके चुनावी मंच पर कहा यह जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में नजर न आ जाएं। अरविंद केजरीवाल भी किसानों के समर्थन में खड़े थे। जयंत चौधरी राकेश टिकैत के प्लेटफॉर्म पर पहुंचे थे। अभय चौटाला, शरद पवार, संजय राउत, सुखबीर सिंह बादल, यानी इतने लोग हैं जिनके साथ में राकेश टिकैत खड़े नजर आ रहे हैं। सीधे हम चलते हैं अनिर्बान के पास में। अनिर्बान, क्या ममता बनर्जी को राकेश टिकैत का सहारा चाहिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का सहारा चाहिए, शिव कुमार कक्का का सहारा चाहिए, डॉक्टर दर्शन पाल का सहारा चाहिए? देखिए भाई, जीने के लिए हम सबको किसानों की सहायता चाहिए। तो बीजेपी जो है, किसानों की जो दावा है, जो वो उनके जो डिमांड है, वो 100 दिनों से ज्यादा वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, 200 से ज्यादा किसान मर गए ठीक हैं। है। बीजेपी सिर्फ अंबानी अदानी के सुनने में लगे हैं भाई। ठीक तो है। किसान अगर हर एक राज्य में जाने की ठान ली है तो ठीक है, वो वोट हो रहा है वेस्ट बंगाल में, वो आकर बोलेंगे बीजेपी कितना फांसीवादी है, तो एकदम सुनेंगे लोग। इससे बीजेपी को प्रॉब्लम हो सकता है, और उनको प्रॉब्लम होगा तो एंटी बीजेपी हर एक पार्टी को फायदा होगा। वो सिर्फ तृणमूल को होगा ऐसा नहीं। डॉक्टर गुलेज, सीपीएम, कांग्रेस, सीपीआई सबको हो सकता है। अब टीएमसी वाले ये कह रहे हैं कि किसान आपका खेला बिगाड़ ना दे, और ममता बनर्जी ये कहती हैं कि आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के लिए कुछ किया नहीं। हमने 12वीं के छात्रों के लिए लगभग 9.5 लाख छात्रों को हमने 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए, 5 रुपए में खाना दिया, बिजलीकरण 90% कर दिया, कोरोना से लड़े। एनसीआरबी का आंकड़ा यह कहता है कि सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक है पश्चिम बंगाल, और कोलकाता सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। आप लोग झूठ बोलते हैं। रशीद भाई, आप जितने भी डाटा की बात कर रहे हैं, डाटा जब बनता है, जब पुलिस एफआईआर लिखती है, मुकदमा दर्ज होता है। बंगाल की स्थिति यह है कि ना मुकदमा दर्ज होता है, ना कार्रवाई होती है, तो डाटा कहां से आएगा। जहां तक बात है कि ममता बनर्जी अभी तक जिस फ्लैग पे बदनामी करने के अलावा आपके पास कुछ है नहीं। अरे सुन लीजिए, टीएमसी के प्रवक्ता महोदय, सुन लीजिए, अनऑफिशियल प्रवक्ता महोदय, लेकिन आप अनऑफिशियल प्रवक्ता महोदय सुन लीजिए, बनर्जी, अनिर्बान एक बार सुन लेंगे, अनिर्बान एक बार सुन लेंगे, अनिर्बान एक बार सुनेंगे। मुझे विवेक जी के पास भी जाना है, विवेक जी भी इंतजार कर रहे हैं, संजीव जी भी इंतजार कर रहे हैं। सुने एक बार, सुनिए एक बार, सुने, सुन लीजिए, ठीक है। डॉक्टर शेख अपनी बात करें, डॉक्टर शेख अपनी बात बोले, डॉक्टर शेख व्यक्तिगत नहीं अपनी बात बोले। मेरे डिबेट में किसी भी तरह का पर्सनल अटैक नहीं है। एक बार अपनी बात बोले डॉक्टर शेख। देखिए ममता बनर्जी अभी तक जिस प्लैंक पे बैटिंग करती थी, वह माँ
माटी और मानुष था। अब आप देखिए कि माँ को तो इन्होंने जब ही नकार दिया जिस दिन उस 80 साल की गुड़िया को पिटाई की गई, जब हम सबने वीडियोस देखे किस प्रकार से उसको मारा गया। माटी को इन्होंने तब नकार दिया जब किसानों को जो नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए की राशि देते हैं प्रति वर्ष की, उसको रोका गया। और मानुष की तो बात ही मत करें, जब लोग जो है पॉलिटिकल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो पेड़ों पर लटके हुए मिलते हैं, गले में तख्ती लगी मिलती है कि आप बीजेपी के लिए काम नहीं करूंगा। तो माँ, माटी, मानुष तीनों को छोड़ चुकी है ममता दीदी। और क्या बात कर रहे हैं ये कि 90% जो है वो विवेक जी के पास में चले उससे पहले एक इंफोग्राफिक दिखाते हैं। विवेक जी के पास में चले उससे पहले एक इंफोग्राफिक दिखाते हैं। किसका खेला, कितने खिलाड़ी। पश्चिम बंगाल में हर दिन लड़ाई बदलती जा रही है, लेकिन लड़ाई के कितने किरदार हैं, कितने खिलाड़ी हैं, ये अब देखें। ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, अब्बास सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ वाले, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन, और साथ ही साथ किसान भी चुनावी मैदान में आ गए हैं। विवेक जी, पश्चिम बंगाल में किसका खेला, कितने खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी बाजी मारेगा? देखिए, ऐसा है, ये तो कोई सेफोलॉजिस्ट भी नहीं कह सकता है कौन बाजी मारेगा। अभी चुनाव में टाइम है, बहुत उठापटक होगी, बहुत सारे बदलाव होंगे। अभी खेल किधर जाएगा किसी को नहीं मालूम है। तो ये प्रेडिक्ट करना कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सरकार बनाएगा, मेरे ख्याल से बहुत प्रीमेच्योर होगा, बहुत अर्ली होगा ये कहना। लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत होगा चुनाव, राशिद भाई। जिस तरह से अभी हमारे स्टूडियो में ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं और टीएमसी वाले क्या कह रहे हैं। जब स्टूडियो का ये हाल है तो आप सोचिए जब सड़कों पर ये बातें होंगी तो किस लेवल पे जाएंगी। तो हमारे देश में चुनाव और चुनावी भाषा हर चुनाव के साथ नीचे जा रही है। ये बड़े एक अफसोस की बात है। जहां पर मुद्दों की बातें होनी चाहिए वहां पर मुद्दों की बात नहीं होती है, वहां पर्सनल अटैक्स होते हैं, वहां पर बातें होती है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। आप मुद्दों पे बात करिए ना, आप डेवलपमेंट पे बात करिए, आप आम आदमी के लिए बात करिए, आप बिजली, सड़क, पानी की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए। लेकिन ये पर्सनल अटैक्स पे सारे चुनाव होते हैं आजकल, जुमलेबाजी पे चुनाव होते हैं सब, नारेबाजी पे चुनाव होते हैं सब। चुनाव का हमारे यहाँ स्वरूप बहुत तेजी से बदला है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। स्वरूप बदला है, और आपका ये कहना है कि रेटोरिक्स पर तो चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन बंगाल में धर्मयुद्ध कौन जीतेगा? क्योंकि अगर आज का बड़ा रण है तो ऐसे में धर्मयुद्ध को भी तलाशना बहुत जरूरी है। बंग रण में ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह की लड़ाई है, और इनमें किस तरह से ये रण सजा हुआ है देखें आप। पश्चिम बंगाल में हिंदू वोट बैंक जो है वो है 70.54%, मुसलमान है 27%, ईसाई है लगभग 0.72%, बौद्ध है 0.31%, जैन है 0.07% और सिख हैं 0.07%। संजीव जी, बंगाल में धर्मयुद्ध चलेगा या कर्मयुद्ध? देखिए राशिद भाई, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से बंगाल में जाकर के और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि हमारी पार्टी आई तो यहाँ पे सब कुछ मुश्किल है। क्या पहले जिस राज्यों में, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है वहाँ की स्थिति बेहतर है? ये लोग इतने धूत हैं कि एनसीआरबी के रिपोर्ट को भी गलत तरीके से परिभाषित करके अपने पक्ष में वो बात रखते हैं। इतनी साफगोई से अभी गुलेरिया साहब ने कह दिया कि नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा है या आंकड़े ज्यादा दिखाए जाते हैं क्योंकि ईमानदारी से हम केस दर्ज करते हैं, ईमानदारी से हम इस बात को आगे रखते हैं। और बंगाल की बात इसलिए बंगाल पीछे रह जाती है कि वहाँ रिपोर्ट ही दर्ज नहीं किए जाती। ये एक अलग तरीके का परिभाषा है। अब आप ये मानने को तैयार नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश की बात, जिसमें धर्म राज्य की बात होती है, टॉप ग्रेड पे आता है महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले में, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। तो क्या यही आप मॉडल लागू करना चाहते हो बंगाल में भी? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी मुद्दों को बिल्कुल इन्होंने गौर कर दिया है। इस तरह से राष्ट्रीय मुद्दों को लाकर के हर एक चुनाव में ये अपना एक मास्टर स्ट्रोक जिस समझते हैं उसको लाने का प्रयास करेंगे। आने वाले वक्त में हम देखेंगे धीरे धीरे ये राजनीति कहाँ जाती है और किस तरह से ये वाक युद्ध जो है वो ले जाती है बंगाल की राजनीति। सुनील चोपड़ा जी, हर किसी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि पश्चिम बंगाल के सरजमी पर अब वामपंथ अपना पॉलिटिकल रिवाइवल ढूंढना चाहता ही नहीं, नजर ही नहीं आता? आप लोगों ने ये सोच लिया है कि चलिए ठीक है, केरल में एलडीएफ है, नहीं चाहता। आपने देखा नहीं है, आपने देखा नहीं है 34 साल शासन बड़ी रैली 34 साल शासन किया, जो लेकिन ग्राउंड में हुई कोई चेहरा नजर नहीं आता। की थी। ज्योति बसु जैसा चेहरा नजर नहीं आता, बुद्धा बाबू जैसा चेहरा नजर नहीं आता। जनता हमारे साथ है और जनता मालिक है चुनाव में। जनता ये कहती है कि हाथे बम मुखेर प्रेम एर नाम सीपीएम। तो वामपंथ जनता कहती है कि हाथे बम मुखेर प्रेम एर नाम सीपीएम। यही याद है जनता को। जनता देखेगी
जनता तो साथ है, जनता तो साथ है और जनता साथ रहेगी और बढ़ेगी। वामपंथ में कितना दम है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में 90% अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। 90% अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। वामपंथ में दम कितना बचा है? CAA कानून का कोई अधिकार नहीं है, तो ये चीजें उठेंगी। वामपंथ एक्सट्रीमिस्ट क्यों है? विवेक जी बोले, विवेक जी बोलेंगे, विवेक जी बोलेंगे। वामपंथ साफ है, हाफ है, या वाकई में अभी भी कोई अस्तित्व है? विवेक जी देखिए, हर पार्टी के अपने सबसे बड़ी दावे होते हैं। विवेक जी बोलेंगे, सुनिए जी, आप सुनिए, विवेक जी बोलेंगे, विवेक जी बोलेंगे। राशिद भाई, कोई भी पार्टी ये मानने को कभी तैयार नहीं होती कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया है, खात्मे के आसपास है। ठीक है, दावे करना हर पार्टी का मौलिक अधिकार है, उनको करने दीजिए। चुनाव होगा, नतीजे आएंगे, किसको कितने वोट मिलते हैं, किसको कितनी सीटें मिलती हैं, सबकी स्थिति साफ हो जाएगी। जी जी जी। डॉक्टर गुलरेज, अनिर्बान बैनर्जी, सुनील चोपड़ा जी, संजीव कौशिक जी, विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपना बेशकीमती समय आपने मेरी टीम के लिए निकाला, मेरी डिबेट के लिए निकाला। वक्त ब्रेक का हो चला है, लेकिन नजरें सिर्फ 3 ही चीजों पर टिकी हुई हैं। व्हील चेयर पर ममता बनर्जी कितना दम दिखाएंगी, खड़गपुर में गृहमंत्री अमित शाह क्या करने वाले हैं, और किसान जब नंदीग्राम के बाद सिंगूर में इकट्ठा होंगे, किसका खेला बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे और कितने बड़े खिलाड़ी साबित होंगे। एक ब्रेक।